तो विज्ञान समाज की अंतःक्रिया की ऊर्जा है, यानी विज्ञान को थोपा नहीं गया है, समाज ने उसको एक्सेप्ट किया है और समाज की डिमांड है, समाज की जो अंतःक्रिया की ऊर्जा है। क्योंकि विज्ञान के बिना किसी तरह से समाज को ऊर्जा नहीं मिल सकती, ताकत नहीं मिल सकती। विज्ञान जीवंत रखता है समाज को। अब आप कहोगे साहब जीवंत कैसे रखता है? क्योंकि विज्ञान के माध्यम से, क्योंकि उसके रिजल्ट परफेक्ट है विज्ञान के। दूसरी बात, विज्ञान में किसी तरह का कोई फेरबदल संभव नहीं है। इसमें क्या होता है, अदर विषय जो है उनमें आपको फेरबदल की संभावनाएं हैं, लेकिन विज्ञान के जो रिजल्ट है वो परफेक्शन में आते हैं। इसलिए अंतःक्रिया की ऊर्जा है और विज्ञान की विषय वस्तु एवं प्रविधियों की पारस्परिक क्रियाओं से सृजनात्मक विज्ञान बनता है। देखिए, सृजनात्मक विज्ञान या सामान्य विज्ञान, बात में तात्पर्य ये है कि सृजनात्मकता एक कला है, यानी आदमी की सोच है जो आदमी को कुछ नयापन लाने के लिए प्रेरित करती है, वो सृजनात्मकता कहलाती है। नयापन अर्थात जो हमारी पुरानी प्राचीन कालीन पीढ़ियों से जो हम चीजें चला रहे हैं उसमें नयापन लाना, क्रिएटिवता लाना, किसका काम है? विज्ञान का। जब आज सबसे बड़ा काम विज्ञान का है अंधविश्वासों से मुक्ति, है कि नहीं? मैंने कल उसके क्षेत्र बताए थे जिसमें एक आया है चिकित्सा। आज चिकित्सा पद्धति ने सारे मंत्र तंत्र और झाड़ फूंक ये सारी चीजें खत्म कर दी। होता है आज हम अपने आप को इतना फॉरवर्ड मान रहे हैं, लेकिन आज हमारे यहाँ भी, ज्यादा तो नहीं, हिंडौन नगर परिषद क्षेत्र है, लेकिन यहां भी अगर सांप काट लेगा तो सेकंड वैरायटी है हॉस्पिटल जाने की, फर्स्ट वैरायटी कहाँ है? कोई भूमिया के पास कोई ऐसा गोठिया है उसके पास जाके उसके बंद लगवाना, उसके जहर को निकलवाना, ये सारी प्रोसेस है। अब कई बार बात जहां आ जाती है कि हमारी सोच क्या है, एक शिक्षक क्या सोचता है इस टाइम में, तो देखिए कई चीजें ऐसी होती हैं जिनमें आदमी को बाध्य हो जाता है, क्योंकि ये हमारे कल्चर में सम्मिलित हैं और इनको साइड में चलाता है इंसान। आज भी, पहले तो और कोई चारा ही नहीं था, कोई बेस ही नहीं था, पहले से तात्पर्य प्राचीन काल में, जब विज्ञान ने विकास नहीं किया था अपना, विज्ञान जब बहुत स्लो प्रोसेस में थी, तब तो टोटल ही ये अंधविश्वासों पर ही पूरी तरह से कायम था इंसान। लेकिन पहले लोगों की क्या है, इम्यूनिटी पावर ज्यादा सशक्त थी, बॉडी की रेजिस्टेंस पावर ज्यादा सशक्त थी, तो साधारण बीमारियां आती भी नहीं थी। आज तो मनुष्य के अंदर इतना सारा केमिकल युक्त भोजन पहुंच रहा है खान पीन में, चाहे आप कोई भी चीज यूज कर रहे हैं उसमें सब में आपको दूषित गैस जो है वातावरण में है, यानी कोई आप बॉडी के अंदर जो चीज ले रहे हैं, जिसको आप ये मान रहे हैं कि इससे ताकत बढ़ा रहे हैं, वो सारी चीजों में मिलावट है। तो जब ये अंदर बॉडी के पहुंच रही हैं तो वो उसका प्रतिफल उसी तरह से आ रहा है। पहले लोगों की औसत आयु 100 वर्ष होती थी, इसलिए आश्रम बनाए 25-25 साल के। आज औसत आयु 70 वर्ष रह गई। 30 वर्ष कौन ले गया? 30 वर्ष ले गया खान पान, 30 वर्ष ले गया ये इंसान का फिजिकली वर्कआउट खत्म है क्या? आप बताओ। पहले ये जो संसाधन है, आज हर घर में मोटरसाइकिल है, हर घर। पहले इंसान के पास कन्वेंस का कोई साधन ही नहीं हुआ करता था, और थे तो बहुत अप्रोचेबल लोगों के साथ थे, और उनको भी वो बहुत रेयर केस में यूज करते थे। बाकी ये भगवान ने 2 पैर दिए हैं, इनके माध्यम से कितना ही लंबा सफर तय कर लेते। तो जब पैदल इंसान चलेगा, आज भी ये बात परफेक्ट है, जो इंसान पैदल चल रहा है ज्यादा, उसको
न तो मोटापा बढ़ता है, जो आज ये पेट भारी हो रहे हैं, बड़े बड़े पेट हो रहे हैं जिनसे बैठने में दिक्कत, खड़े होने में दिक्कत, अन्य और साइड में बहुत सारे रोग इनके साथ में जुड़ जाते हैं, वो सारी चीजें उसके साथ नहीं रहती। गैस की प्रॉब्लम है, खाना खाया पच नहीं, भाई पचेगा कैसे? न तो गेम रहे, जो इंटरटेल के साधन पहले गेम थे, जो आउटडोर गेम थे, क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई और बहुत सारे गेम है, राउंडर बल्ला है बच्चों के लिए, गेंद पिट्टू है, और पिट्टू है, सारी चीजों का ले गया मोबाइल। गार्जियंस भी बड़े जागरूक हो गए, बच्चा घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, कोई गलत संगत में नहीं है, घर में बैठ के मोबाइल चला, ये लो साहब मोबाइल चला रहा है वो। अब वो जब मोबाइल चलाने में उसको दिमागी एक्सरसाइज तो हो रही है, एक्सरसाइज भी क्या हो रही है, दिमाग को तो खूब पचा रहा है वो, लेकिन फिजिकली वो खा पी के वहीं पड़ा है, तो उसका जो बॉडी का एक फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन है, वो खत्म हो गया और कई सारी बीमारियां उसके साथ में जुड़ गई। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तात्पर्य हम जब लेते हैं तो उसका अंतर्गत यही आता है कि आज हमें रिक्वायरमेंट सामान्य विज्ञान की, जो विज्ञान है उसको हमें समाज के साथ एडजस्ट करके चलना है। भाई समाज ने ही डिमांड की है ज्यादा, क्योंकि कई सारी चीजें जब बहुतायत में हो गई तो विज्ञान से ही बच रहे हैं। आज बीमारियां इतनी बड़ी, कोरोना हो गया, एक बहुत बड़ी बीमारी है, निजात काहे से मिलेगी? वैक्सीन से ही मिलेगी, झाड़ फूंक से नहीं हो रही, सही कोई देवताओं पर प्रसाद चढ़ाने से नहीं हो रही। तो कहने का तात्पर्य ये सारी जो बातें आपको बताई गई हैं कि विज्ञान समाज की अंतःक्रिया है, यानी समाज को इसकी इंपॉर्टेंस है, और जो राइटर हैं, जो हमारे हार्वर्ड और फोनेक्स, उन्होंने विज्ञान को ज्ञान के रूप में सबसे पहले बताया है। इसके साथ में ही विज्ञान यह स्वीकार किया गया है कि विज्ञान, सामान्य विज्ञान का जो शिक्षण है, विज्ञान की प्रकृति के अनुकूल ही होना चाहिए। अब विज्ञान की प्रकृति तो कैसी है कि कोई भी बात है उसको पहले तर्क की कसौटी पर कसेंगे, तब जाके उसको मानेंगे, जिससे विज्ञान का मुख्य संप्रत्य सीखने का अवसर मिलेगा, चिंतन प्रविधियों का प्रयोग संभव होगा। यह क्रिया छात्रों को विज्ञान के मूल्यों को आत्मसात करने में सक्षम है तथा यह स्वीकार किया है, विज्ञान के जो संप्रत्य है उसको आत्मसात करो, कि हम कोई भी बात को ऐसे ही नहीं मानेंगे जब तक उसका प्रैक्टिकली हम देख नहीं लेंगे। तो संगठित ज्ञान सरलता से सीखा जा सकता है, जो संगठन के रूप में एक मिलकर कोई ज्ञान को आप सीख रहे हैं तो उसको हम आसानी से सीखते हैं। यदि छात्र एक बार विषय की संरचना समझ ले तो नवीन संप्रत्यों का अर्थ निकालना सरल हो जाता है। छात्र के लिए अगर उसके पास विषय की संरचना, उसको एक बार थीम समझ में आ जाए तो वो पूरी पिक्चर बना लेता है। तो पहले बालक के लिए उस वैज्ञानिक स्ट्रक्चर को खड़ा करें और उसके बाद उस पर वर्क करने की कहें तो बालक आसानी से उस पर कार्य कर सकता है। शिक्षण में संगठित ज्ञान का छात्रों को अवसर दें तो अधिगम प्रभावी, अधिक सफल एवं धारणशील तथा अभिप्राय। देखिए, विज्ञान शिक्षण का सबसे बड़ा एक रूप है कि छात्र को फ्रीडम मिलनी चाहिए। सृजनशीलता भी इसी विज्ञान के अंतर्गत ही आती है। अगर बालक पर दबाव बना रहा, मैं करूं तो तुम करो, मेरी कॉपी करो, तो बालक अपने ब्रेन का यूज ज्यादा नहीं करेगा, उसकी जो हॉबीज है उसको वो ज्यादा अप्लाई। मान लो गुरुजी अलग रास्ते से कर रहे हैं तो हमारा काम तो दूसरे से, हमारा दिमाग तो कर रहा है। आपको थीम बता दी, मुझे पास में बयाना जाना है, कह दिया गुरुजी ने बयाना जाना है हमें, गुरुजी बोलिए साहब सीधे सीधे सड़क से। लेकिन बालक, प्रत्येक बालक की जो सोच है साइंटिफिक, उसने उसका एक मैप दिया, गूगल पे सर्च किया शॉर्टकट किधर है, कैसे है, कहाँ है, उसने वो शॉर्टकट पकड़ा, जल्दी पहुंचे।
मैं ये नहीं कर, कई बार आज गूगल मैप की इंपॉर्टेंस आपको तो बहुत ज्यादा है। बड़ी बड़ी सिटियों में आपको घूमने फिरने जाने फिरने की सबकी समस्या खत्म। अभी तक कोरोना ने रोक रखा है, बाकी आपने देखा होगा बड़ी बड़ी मेगा सिटियों में मोटरसाइकिल कैब हो गई, ओला फोला सारी चीजें, आगे मैप लग रहा है, एड्रेस डाला, चलने दो, अपने आप ही बताता रहता है इतनी दूरी पर ये है, इतनी दूरी पर हॉस्पिटल है, इतनी दूरी पर टर्न लेना है, बोलता और रह रहा है। मान लो आपका ध्यान भी हट गया तो बता देगा 200 मीटर पे टर्न लें, बाएं से घूमेंगे। टेक्नोलॉजी कौन ने बनाई है? विज्ञान ने। अब आप इसके लिए ये कहोगे नहीं साहब हमें तो वही पुराना आधार चाहिए, साहब पूछ लेंगे, कोई रास्ता में ऐसा नहीं हो गूगल हमें मूर्ख बना दे। तो हो सकता है कई बार एक ही नाम के 2-3 हो जाते हैं। अब गूगल के पास तो ऐसा तो है नहीं है कि आपके मन के अंदर कौन सी जगह है, अब उसको उन्होंने दूसरी जगह सर्च कर लिया तो वो आपको उसी गंतव्य पर बार बार ले जाएगा, क्योंकि एक ही नाम के एड्रेस कई जगह के हो सकते हैं। भाई नाम रखना कोई ऐसा नहीं है कि यही का नाम हो। हमारे हिंडौन के अधिकतर जो मोहल्ले हैं पुराने और नए, वो सब काय पे हैं? हिंडौन और करौली के सेम से हैं। करौली में बरपाड़ा है, यहां भी बरपाड़ा, वहां चौबेपाड़ा, यहां भी चौबेपाड़ा, बहुत सारे ऐसे सेम सिमिलर हैं। अब आपने मान लो एड्रेस में डाला गूगल मैप पे, अब वो कौन से पाड़े में करौली ले जाए आपको, तुमको तो यार हिंडौन इतना बड़ा हो गया क्या, किलोमीटर आएगा साहब 25 किलोमीटर दूर। आप कंफ्यूज यार ये क्या बता रहा है गूगल। तो आपको उसका प्रॉपर देख लें और भी दूसरा रूप देखें कि कहाँ है कैसे, उस समय थोड़ा दिमाग लगा लें। बाकी टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। तो छात्रों को अवसर दें और अधिक से अधिक उनको फ्रीडम दें। छात्रों को विज्ञान के संप्रत्यों से ज्ञान अर्जित होने के साथ साथ संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य है और बौद्धिक व आध्यात्मिक विकास भी उनका उसी से होगा। कोई भी ज्ञान है उसको आपको ग्रहण करने के लिए पहले उसमें विज्ञान लगाएं, और विज्ञान के साथ में विज्ञान का तात्पर्य है कि उसको तर्क कसौटी पे कसें कि ये बात हमें मानने योग्य है या नहीं। चाहे भगवान का ही रूप है उसको हम कितने, ऐसे नहीं, क्योंकि बहुत सारी बातें सारगर्भित है, आध्यात्म में भी है, ईश्वर वंदना में भी है, उसका एक पॉजिटिविटी वैज्ञानिक रूप है। आप घंटी बजाते हैं, उसके जो तरंग निकलती हैं उससे आपके मन मस्तिष्क में बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। ऐसे हर चीज का साइंटिफिक बेस है, तो उसको बताना पड़ेगा कि भाई इसका साइंटिफिक बेस है। संध्या के समय आरती और उनका भी एक महत्व है, उससे एनवायरनमेंट में इस तरह का पीस अलग तरह की माहौल क्रिएट करता है। तो ये सारी जानकारियां निकालनी पड़ेंगी। इसके अलावा विज्ञान का मानव एवं समाज के परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में अध्ययन छात्रों में भावात्मक पक्ष सुदृढ़ करेगा, इमोशनली जोड़े रखेगा। किसको? छात्रों को। किससे? विज्ञान से, क्योंकि बिना इमोशन के कोई चीज संभव नहीं है। निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंडौन सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जनरल साइंस विषय के अंतर्गत आज हम आपको बता रहे हैं विज्ञान का वैज्ञानिकों ने जो दृष्टिकोण बताया है सामान्य विज्ञान के प्रति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी इसको विज्ञान कैसे माना है सामान्य विज्ञान को, उसके दृष्टिकोण, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो हमारे ऐसे दार्शनिक हैं जिन्होंने विज्ञान को का वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें प्रस्तुत किया है, वो इस प्रकार है। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कल कि सामान्य विज्ञान का अर्थ, उसकी प्रकृति, उसके सामान्य उद्देश्य। आज हम बताने जा रहे हैं इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण।
हर्बर्ट स्पेंसर ने 1992 में, फोनिक्स ने 1997 में विज्ञान का ज्ञान के रूप में प्रारूप प्रस्तुत किया। विज्ञान का ज्ञान के रूप में प्रारूप, यानी विज्ञान को आप ऐसे नहीं, ज्ञान का एक प्रारूप है, वो इस तरह से है। विज्ञान को ज्ञान का आधार मानने हेतु इन्होंने निम्नलिखित आधार रखे, यानी जो भी ज्ञान हमें मिलेगा वो विज्ञान के द्वारा ही संपादित है, यानी उसका बेस जो है वो विज्ञान से ही जुड़ा हुआ है। तो इसके हम जब आधार बताते हैं तो सबसे पहला जो आधार आता है कि विज्ञान केंद्रीय संप्रत्य है, यानी सामान्य विज्ञान का जहां बात आती है तो वह सेंट्रल पॉइंट है। ज्ञान का अगर हम कहीं बात करते हैं तो मेन हमारे अंदर सबसे पहले आता है विज्ञान, क्योंकि विज्ञान ही ज्ञान की पहली सीढ़ी है। विज्ञान के माध्यम से ही हम कोई भी ज्ञान है उसको ग्रहण करते हैं। नंबर 2, यह संप्रत्य संबंधों के आंतरिक जाल को, संबंध कहलाते हैं एक विषय का दूसरी विषय के साथ संबंध। जनरल साइंस का आपके दैनिक जीवन में महत्व, जनरल साइंस का अन्य विषयों के साथ संबंध, तो यह संप्रत्य जो है सामान्य विज्ञान का संबंधों के आंतरिक जाल को अनुभव के आधार पर परीक्षणीय है, इसका कहीं भी परीक्षण किया जा सकता है। विज्ञान में अनुभवों की खोज के लिए विशिष्ट प्रविधियां हैं, यानी आप अपने अनुभवों की खोज करेंगे तो उसके लिए कई सारी साइंस की विधियां अलग से हैं, जिनके माध्यम से आप जो भी आप विषय पर आप शोध कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, उसकी उन विधियों से आप ज्यादा डीपली उसके बारे में शोध कर सकते हैं। किंग व ब्राउन राइटर हैं एक, ने विज्ञान के सामाजिक आधार पर आधार स्पष्ट किए हैं, जिनमें विज्ञान की विशेष भाषा, साहित्य की परंपरा तथा संप्रेषण की श्रृंखलाएं सम्मिलित है। राइटरों ने विज्ञान की भी एक विशेष भाषा, जिसको हम टेक्निकल भाषा कहते हैं, ये मानो आप, और उसका साहित्य है, यानी साहित्य से तात्पर्य है कि विज्ञान का प्राचीन काल कैसा रहा, उसका इतिहास कैसा है, उसका पूरा साहित्य पढ़ना होता है, की परंपरा तथा संप्रेषण, उसको प्रस्तुत करने की श्रृंखलाएं सम्मिलित हैं। इसके अंदर यानी सामान्य विज्ञान को समझने के लिए हमने सामाजिक आधार वो कहलाता है जिसको समाज में हम ये प्रसारित कर सकें कि इसको हमें थोपा नहीं गया है, समाज ने एक्सेप्ट किया है और समाज की मूलभूत आवश्यकताओं के अनुसार ही जनरल साइंस को, सामान्य विज्ञान को हमने काम में लिया है। विज्ञान समाज की अंतःक्रिया की ऊर्जा है। अंतःक्रिया कहलाती है समाज का विज्ञान के साथ संबंध। समाज एक इंसानों का जाल है और विज्ञान से उसका संबंध ऐसा होना चाहिए कि जब विज्ञान को समाज की आवश्यकता हो तो समाज साथ दे, और समाज को विज्ञान की आवश्यकता हो तो दोनों ही एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। कहने का तात्पर्य यही है कि हम भावात्मक रूप से हमें जोड़े रखेगा कौन को, जो समाज का छात्रों को विज्ञान का अध्ययन इमोशनली भी समाज से जोड़े रखेगा। अगर उसमें वैज्ञानिक पुट भी है तब भी वह समाज के साथ जुड़ा रहेगा। तो कहने का तात्पर्य है विज्ञान के प्रति जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप हुआ है उसके कुछ लक्षण जो मैं आपको बता देता हूं कि क्या लक्षण दिखाई देते हैं छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के। नंबर 1, किसी भी क्रिया अथवा घटना के कारण और प्रभाव का ज्ञान। आप आजकल अगर आपने उसको वैज्ञानिक अंदाज में देखा है किसी भी घटनाक्रम को,
तो सबसे पहले आप उसका कारण जानेंगे, क्या कारण है इस कार्य को करने का। बिना कारण के कोई काम करना ही नहीं होता है, भाई आपके लिए जरूरी है नहीं है, लाभ हानि। तो किसी भी घटना का कारण और प्रभाव, और फिर उसका उस करने के बाद प्रभाव क्या पड़ेगा। भाई आज कोई आपको बैंक लूटने के लिए ले जा रहा है, ठीक है, अब वैज्ञानिक पुट तो ये है, चलो भैया दोस्त ले जा रहा है, ले चलो भैया, लेकिन प्रभाव ये पड़ेगा बेटा पकड़ में आ गए तो जेल में गए, ठीक है। और मिलेगा क्या, जरूरी नहीं है कि मिल जाए कुछ, और समाज में बदनामी अलग। तो पहले उसके कारण और प्रभाव को जान लेना, ये वैज्ञानिक सोच है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। नंबर 2, निरीक्षण तथा निर्णय लेने में सत्यवादी दृष्टिकोण। निरीक्षण और निर्णय, निरीक्षण तो ऑब्जर्वेशन है, कोई भी चीज आप देख रहे हैं उसका माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन होना है, उसमें सत्यवादिता एक वर्ड है। अदर जो विषय हैं उनमें आप कल्पना कर सकते हैं, उनमें आप नियर अबाउट कर सकते हैं, लेकिन विज्ञान में नियर अबाउट के लिए कोई संभावना नहीं है। आप तो जो प्रत्यक्ष देख लोगे उसका ही योग्य तो अनुभव आप शेयर करेंगे। तो ऑब्जर्वेशन प्लस डिसीजन, निर्णय लेना भी तभी संभव है जब आपने किसी चीज को प्रत्यक्ष में अनुभव किया हो। दूसरे ने, आप किसी ने रिसर्च किया, उस पर आप अपनी राय नहीं दे सकते, क्योंकि उस अनुभव में आपके लिए उतनी ऑथेंटिकता नहीं है, क्योंकि वो आपने प्रैक्टिकली उसको नहीं किया है। नंबर 3, आसपास के वातावरण के प्रति जिज्ञासा। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण बता रहा हूं मैं छात्रों का। पहले तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मैंने आपको वैज्ञानिकों ने बताया, विज्ञान का वैज्ञान। अब जब उन्होंने अपना लिया छात्रों ने, तो अब उनकी सोच कैसे हो गई, उस सोच के लिए मैं आपको बता रहा हूं। सोच है कि आसपास के वातावरण के प्रति जिज्ञासा है। एक तो इंसान कहीं भी जा रहा है, केवल अपने मतलब से काम, कोई काम किसी के घर गया, कोई, जो वैज्ञानिक सोच रखेगा वो जहां भी जाएगा उसके सराउंडिंग अपनी नजर घुमाएगा। वो ये देखेगा कि उसके लिए यूजफुल है क्या चीज, कौन सी चीज उसके लिए फायदेमंद हो सकती है। यहाँ का एनवायरनमेंट किस तरह का है, यहाँ कौन सी चीज पर हम अपने शोध कर सकते हैं, किस चीज पर हम गहराई से हमारे लिए लाभ पहुंचा सकते हैं। ये सारी सोच। तो वातावरण के प्रति जिज्ञासा, जानने की अधिक से अधिक सोच कि ये क्या है, आपके यहाँ सब्जियां कैसे होती हैं, कितनी तादाद में होती हैं, कहाँ ले जाते हो सब्जियों को बेचने के लिए, अगर आप इंटीरियर में गए कहीं किसान के लिए, और बहुत सारी चीजें जिनकी, तो ये जो सोच है वो आपकी वैज्ञानिक सोच है। क्रमबद्ध ढंग से विचार करना, क्रमबद्धता से तात्पर्य है सीरियलिटी से। कोई भी काम है उसको आप व्यवस्थित और क्रमबद्ध कर रहे हैं, यानी वो सोच आपकी वैज्ञानिक सोच है। किसी भी निर्णय को एकमात्र और अंतिम न समझना। होता क्या है, मैंने आपको पहले भी एक बार शायद इस पर थोड़ा सा बोला था कि कोई भी निर्णय जो हुआ है वो अंतिम सत्य नहीं है। कारण कि जिसने भी वो डिसीजन, वो लेख लिखा है, उस समय परिस्थितियां क्या रही हैं, उस समय उसकी सोच क्या रही है, उसने उसको उस समय कैसे ढंग से देखा है। अब आप उसको प्रैक्टिकली वे में कर रहे हैं, तो आपके सामने समस्याएं अलग आई हैं और आपने उसका अलग ढंग से प्रस्तुतिकरण किया, क्योंकि समय एवं परिस्थिति के अनुसार कोई भी घटनाक्रम जो आपको पहले रिजल्ट कुछ दिया है वो बदलता रहता है। निरीक्षण तथा विचारों में तार्किकता। आपका निरीक्षण करना ऐसे ही नहीं, उसने जो दे दिए कागज, लो भैया निरीक्षण, नहीं, आपने दे दिए ठीक है, लेकिन मैं लाया हूं लिख के लिस्ट। आपने देखा होगा कई बार
स्कूल कॉलेजों में इंस्पेक्शन होते हैं, देखें, वो इंस्पेक्शन केवल होते हैं नाम मात्र के, उनमें दबाव बनता है केवल ये अंटी गर्म करने को। लेकिन जो वैज्ञानिक निरीक्षण होते हैं उसमें छात्र या जो भी उसमें निरीक्षण करता है वो पहले से बहुत सारे प्रश्न बनाता है और फिर उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढता है। अब आपको कोई ने परोस के थाली दे दी तो आप अपना मेनू क्या सेट करोगे? ठीक है यार, अब जो आ गई वो खा लो। एक आप अपना मेनू बताएं, साहब मुझे ये चीज पसंद है, ये तो आपको अपना मन पसंद होगी। वैज्ञानिक सोच में निरीक्षण करते समय आपको अपना पूरा माइंड और अधिक से अधिक प्रश्न जो आपके लिए कहीं असंतुष्ट जो लोग हैं, जो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं, उस तो सेटिस्फिकेशन के लिए आप अधिक से अधिक प्रश्नों का निरीक्षण करें, उनका जानकारी लें, जब जाके सेटिस्फाइड हो। तो एक तो निरीक्षण तथा विचारों में तार्किकता। आप किसी के विचारों में ऐसे ही नहीं बह जाएं, उनके विचारों में सम्मिलित कोई राइटर है, उसने कही है बात, आपको अगर नहीं भा रही आप उसको पुनः तर्क की कसौटी पे कसिए। भाई बिना तर्क के तो कोई बात है ही नहीं, तर्क दो आप। भाई उस समय मान लो कहीं बात हो रही है और सामने वाला विचार रख रहा है तो आप अपने विचारों से उसको सामने, आपने देखी है कई बार डिबेट, अपने अलग अलग तर्क देते हैं और लास्ट में जो सुनता और समझता है वो डिसीजन ले लेता है कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। तो आपके अंदर भी इस तरह के भाव आने चाहिए कि आप तार्किक कसौटी पे कसे हैं कोई बात को। नवीनतम तथा विशुद्ध साथियों की समस्याओं का समाधान का आधार बनाना। नवीनतम तथा विशुद्ध साथियों को समस्या समाधान का आधार, यानी जो जूनियर्स हैं उनको समस्या समाधान के लिए प्रमोट करना, फिर उनके ऊपर आप वॉच आउट रखना और उनसे जानकारी लेना, प्रश्नों का जो आपके अंदर चयन किया है उनका उनसे जानकारी लेना होता है। कारण व तथ्य में विश्वास, किस कारण से कोई काम हो रहा है और तथ्य के बारे में कि भाई ये तथ्य सही है, ऐसा आपको मन को एक्सेप्ट करना होता है। तथ्यों की खोज व बात को बढ़ा चढ़ाकर न कहना। बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना साइंस का काम नहीं है। साइंस बात करती है टू द पॉइंट, जो है ऐसा माना जाता है। वैसे तो आज के टाइम में स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट का हो, ऑलराउंडर होना चाहिए, लेकिन बेसिकली ऐसा मानने में आया है, सुनने में आया है कि जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनकी नेचर वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व नहीं होता, उनकी नेचर रिजर्व रहती है। कारण क्या है? वो ज्यादातर समय अपना करने में, टेक्निकली लाइन में जाने में बात करते हैं। और जो आर्ट साइड के स्टूडेंट होते हैं वो बातों में ही पूरी दुनिया को जीत लेते हैं, पूरा खरीद फरोख्त बातों में ज्यादा है। तो एक तो रहते हैं प्रैक्टिकली वर्क में, एक होते हैं प्रेजेंटेशन ज्यादा, अपना बड़ा चढ़ाकर सारी बात को इस तरह से आप लोगों के सामने रखें कि जैसे आपने बहुत बड़ा कार्य किया। सामने वाला रिजल्ट देता है, मैंने इसका आविष्कार कर दिया, नाम हो गया। उसकी आप जीवनी पढ़ो तो उसने कहीं ऐसी कोई बड़ी और नहीं लिखी है, साधारण सा व्यक्तित्व है, न उसको कोई बढ़िया जेंटलमैन दिखने का शौक के साथ टाई वाई लगा के, आपने देखे होंगे बहुत सारे साइंटिस्ट, दार्शनिक, उनको न गेटअप का कोई लेना देना है, न कोई मंच का लेना देना है, न अपने कोई चेहरे पर कोई विशेष सौंदर्य निकर करने का है। वो केवल अपनी धुन में रहते हैं, अपने टारगेट पर पूरा फोकस। तो बढ़ा चढ़ाकर नहीं करना। निर्णयों में निष्पक्षता, डिसीजन लेते समय किसी के लिए अधिक बात और झूठ लपेट नहीं, ट्रांसपेरेंसी वाली बातें रहती हैं वैज्ञानिक सोच वाले लोगों की। मस्तिष्क की विचार मुक्तता। विचार मुक्त मीन्स किसी के विचारों के आप आदी नहीं है, आप विचारों में बिल्कुल फ्री हैं।
आप कैसे भी विचार आपके दिमाग में आते हैं, उनका स्वागत है। अंधविश्वासों में अनास्था, अंधविश्वास मीन्स रूढ़ियां जो हैं वो आपको बिल्कुल भी लायक नहीं करते हैं वैज्ञानिक लोग।